वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कौम से खिताब में सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले पर अफसोस का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि अदालत को बैरूनी साजिश से मुताल्लिक सबूत देखने चाहिए थे। आर्टिकल 5 के तहत फैसला जिस बुनियाद पर दिया गया उसके सबूत अदालत को देखने चाहिए थे। वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी कहा है कि अमेरिका अपने मुफादात की खातिर उनकी हुकूमत को हटाकर अपने हमदर्दों की हुकूमत लाना चाहता है। वज़ीर-ए-आज़म ने मजीद कहा कि किसी सुपर पावर को जुर्रत नहीं है कि वो भारत को इस तरह की धमकी दे सके जैसी पाकिस्तान को धमकी दी गई। आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अब से कुछ देर पहले कौम से खिताब करते हुए एक बार फिर तहरीक अदम-ए-एतमाद को रूस के दौरे से जोड़ा। साथ साथ अब ऐलान कर दिया है कि इतवार को इशा की नमाज के बाद उन्होंने अपने कारकुनों से ये अपील की है कि वो एहतजाज करें, कौम से अपील की है कि वो एहतजाज करें। साथ ये कह दिया है कि मैं इनकी हुकूमत को चैन से नहीं आने दूंगा। ऐसा नहीं होगा कि ये तब्दीली हो जाए और चैन से ये बैठ जाए। मैं इनके खिलाफ एहतजाज करूंगा। यानी सड़कों पर आने का वाज़ेह तौर पर वज़ीर-ए-आज़म इशारा दे रहे हैं। कल की हिकमत अमली क्या होगी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की, वो उनकी तरफ से वाज़ेह नहीं की गई है। मगर खबरें यही आ रही हैं कि कल हुकूमत का प्लान है कि लंबी लंबी तकारीर की जाएंगी। इतनी आसानी से वोटिंग की तरफ नहीं जाया जाएगा। और ये जो अदालत का हुक्म है उसके तहत इजलास तो बुला लिया जाएगा 10:30 बजे और बुला लिया गया है, मगर वोटिंग का मरहला इतनी आसानी से नहीं आएगा। हमारे साथ नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह साहब मौजूद हैं। राना साहब, बहुत शुक्रिया में शो में ज्वाइन करने के लिए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एहतजाज का ऐलान कर दिया है, आप सबके खिलाफ कह दिया है कि यह अमेरिका की साजिश के तहत हो रहा है और मैं इसको कबूल नहीं करूंगा, मुसलसल एहतजाज करूंगा। इतवार को भी इशा की नमाज के बाद उन्होंने कौम से कहा कि बाहर निकले। ये इससे पहले भी इन्होंने इसी तरह की एहतजाज की जब वो 2 कालें दी हैं और उसके ऊपर जैसा एहतजाज हुआ वो सारी दुनिया के सामने है। ये आदमी जो है ये सिर्फ़ इक़्तिदार के साथ चिमटा हुआ है और सिर्फ़ अपने इक़्तिदार को कायम रखने की खातिर फाउल प्ले कर रहा है, फ्रॉड कर रहा है, झूठ बोल रहा है, प्रोपेगेंडा कर रहा है। आप मुझे बताएं कि क्या MQM जो है उसको अमेरिका ने कहा है कि वो इसका साथ छोड़ के और अब मुत्तहिदा अपोजिशन के साथ जो है वो आ मिले। जिस दिन सुबह MQM ने पीपल्स पार्टी के साथ और हमारे साथ मुआहदा किया है उस वक्त वो अमेरिका के कहने पे वो ऊपर कर रहे थे और इनके गवर्नर साहब वहाँ पे क्यों आए थे इनका मैसेज लेके, स्पेशल पैगाम कि जी आप जो चाहते हैं, जो आप कहें हम आपको देने को तैयार हैं। जो BAP के लोग हैं बलूचिस्तान से, वो अगर 3.5 साल 4 साल इनके साथ रहे हैं तो उस वक्त तो वो जो है वो मुहिब वतन थे। अब अगर उन्होंने इनका साथ छोड़ा है तो वो मुहिब वतन नहीं है। यानी हर मरहले के ऊपर ये आदमी जो है इसने झूठ बोला है, कौम के साथ फ्रॉड किया है और अपने इक़्तिदार की खातिर भी इसने हर फाउल प्ले किया है और अब अपने इक़्तिदार को कायम रखने की खातिर जो है ये अदालत उज़्मा के फ़ैसले के ऊपर भी एतराज़ कर रहा है। और कल सुबह इन्होंने ये प्रोग्राम भी बनाया है कि अदालत उज़्मा के फ़ैसले को इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसको डिफ़ाई करने के लिए जो है वो वहाँ पे तकारीर करें, वहाँ पे हल्ला गोला करें, कोई दंगा मुश्ती करें। लेकिन बहरहाल ये सारी दुनिया देख रही है, पूरी कौम देख रही है कि एक आदमी जो है वो सिर्फ़ अपने इक़्तिदार को कायम रखने की खातिर जो है वो किस तरह से इस मुल्क की खारजा पॉलिसी के ऊपर भी, इस मुल्क के दोस्तों के ऊपर भी, अब इसे हिंदुस्तान की कौम जो है वो गयूर कौम नज़र आ रही है। इसे हिंदुस्तान की पॉलिसी जो है वो बहुत अच्छी जो है वो नज़र आ रही है। ये अफ़गानिस्तान में ये पिछले दिनों जब ये मीटिंग्स हुई तो उस वक्त ये दुनिया को क्या पैगाम दे रहा था। तो ये सारा कुछ जो है ये मैं समझता हूँ कि ये आदमी जो है वो बिल्कुल अपने इक़्तिदार को जो है वो कायम रखने के लिए बिल्कुल जो है वो अब नॉर्मल और पागलपन की हद तक जो है ये मुब्तला हो चुका है और ये उसके ऊपर कुछ भी करने को तैयार है, कोई भी इल्ज़ाम लगाने को तैयार। मगर राना साहब, ये आप क्या इस बात को एकदम बिल्कुल लाइटली ले रहे हैं, हल्का ले रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान बयानिया नहीं बना सकते? क्योंकि बयानिया बनाने के वो माहिर हैं और वो बाकायदा तौर पर ये बयानिया आप लोगों के खिलाफ बना रहे हैं। आज तो उन्होंने 2 अपने लोगों के नाम भी ले दिए कि आतिफ खान जो कि खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर हैं, उनसे भी अमरीकी सिफारतकार ने कहा था कि अदम एतमाद आ रही है। फिर कहा हमारी MN है शांदना, उनसे भी कहा था कि अदम एतमाद आ रही है। और फिर जो लोगों की मुलाकातें हुई हैं, अब जाहिर है उसमें परवेज़ इलाही साहब से भी वही डिप्लोमेट मिले जो कि अपोजिशन के रहनुमाओं से मिले, मगर वो ये बयानिया भी बनाने की मुलाकातें भी इसी पस मंज़र में हुई थी। और मैं दिखा नहीं सकता उस केबिल को, आज उन्होंने कंफर्म कर दिया कि वो हमारे ही अपने सफ़ीर की केबिल है, ना कि कोई बैरूनी ख़त है। मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि हमारा कोड दुनिया को पता चल जाएगा बकौल उनके, वरना उसमें बाकायदा तौर पर लिखा हुआ है कि इमरान खान रहा तो हमारे ताल्लुकात बेहतर नहीं होंगे, इमरान खान चला गया तो फिर सारी चीज़ें माफ़ हो जाएंगी। और क्योंकि आप लोग, उनका ये इशारा है कि आप लोगों ने हुकूमत में आना था, इसलिए अमेरिका सब चीज़ें मानने को तैयार था। शाहजेब, मामला ये है कि अपने ही सफ़ीर से एक ख़त लिखवा के
और उस ख़त को जो है वो बाद में उसको उसकी पैराफ्रेजिंग करके और उसमें कुछ चीज़ें अपनी मर्जी की शामिल करके बयानिया किस तरह से बना लेगा ये? यानी इतना झूठ जो है वो किस तरह से चल सकता है? राना साहब ऐसा ही ना कि मैं दिखा नहीं सकता, मगर ये है 8 तारीख को राना साहब ऐसे ही बयानिया बनेगा ना कि मैं दिखा नहीं सकता, सीक्रेट है, मगर ये सब कुछ है। तो उनके जो कारकुन है क्यों नहीं मानेंगे उनकी बात? वो उनके लीडर हैं। नहीं देखें, वो जो उनके कारकुन हैं या जिस हद तक उनका एक अपना एक क्राउड है, उस हद तक तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन पब्लिक एट लार्ज और पूरी कौम जो है वो इसके करतूतों को इसने जो तबाही की है 3.5 साल में इस मुल्क की, जिस तरह से इकॉनमी को तबाह किया है, जिस तरह से लूट मार की है, जिस तरह से इन्होंने बैड गवर्नेंस की है, वो लोग भूल जाएंगे। वो यानी आम आदमी जो है उसके घर में जो इसने क़यामत बर्पा की है महंगाई की सूरत में, क्या आम आदमी जो है वो भूल जाएगा? ये सिर्फ इसकी इस बात के ऊपर कि एक सीक्रेट है, सीक्रेट मैं दिखा नहीं सकता, सिर्फ मैं बता सकता हूँ, और वो मेरे ख़िलाफ़ अमेरिका हो गया है, मेरे ख़िलाफ़ आम मुल्क हो गया, और इसलिए जनाब मेरी हुकूमत को जो है वो ख़त्म किया जा रहा है। भाई वही लोग तो तुम्हारे साथ थे, वही लोग तुम्हारे साथ थे जिन्होंने अब आके आखिर में तुम्हारा साथ छोड़ा है। जो MQM और BAP के मुत्तहिदा अपोजिशन के साथ अलायंस करने से पहले तो बड़े कंफर्टेबल थे। उस वक्त तक तो ये कहते थे कि हमारे नंबर पूरे हैं, हमारे अलाइज हमारे साथ हैं, हमें कोई ख़तरा ही नहीं है। और जब तक जो है ये इनके अपने लोग जो है वो इनके सामने नहीं आए, उस वक्त तक कहते थे कि हमारे लोग भी पूरे हैं। उस वक्त तक इनको पता नहीं था कि वो कोई गैर मुल्की सफीरों से मिल रहे हैं। अच्छा, ये सारा झूठ है। आपने और इस झूठ को पूरी कौम जो है वो जान चुकी है। मगर साहब आपने 2014 के धरने में देखा है कि आप लोगों के लिए हुकूमत करने में मुश्किलात तो क्रिएट की थी। इमरान खान साहब ने जब चाइना के सदर को आना था, आप लोग कहते थे कि जी उस सदर को आना है, वो कहते थे कोई सदर को नहीं आना, ये झूठ बोल रहे हैं और कोई सरमायाकारी चीन की नहीं होनी है। तो आप लोगों के लिए एक इंस्टेबिलिटी तो पैदा हुई थी। आपको क्यों शक है इस बात पे कि इमरान खान साहब अगर आपने कल उन्हें हटा दिया और फिर शहबाज शरीफ साहब को वजीर आला बना लिया तो आप लोगों का हुकूमत करना मुश्किल नहीं कर देंगे? जब वो कहते हैं कि मैं अपोजिशन में ज्यादा खतरनाक हो जाऊंगा, उन्होंने पहले आपकी नाक में दम किया था जब वो अपोजिशन में थे। शाहजेब, फिर मैं अगर आप चाहते हैं तो मैं फिर इस बात को पूरी तरह से वो आपके सामने बयान कर देता हूँ। ये 2014 से जो है ये कंटेनर पे चढ़े हुए थे। चलो इन्होंने नाक में दम किया, इन्होंने एहतजाज किया, इन्होंने चाइना का दौरा जो है वो चाइनीज़ प्रेसिडेंट का विज़िट जो है उसको डिले किया, लेकिन इसके बावजूद 2013 में जिस मैंडेट के साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ मियां नवाज शरीफ कायम हुई थी, वो 2 हमारे बुनियादी पॉइंट थे। क्या हमने लोड शेडिंग इस मुल्क से दूर नहीं की? क्या हमने बिजली के कारखाने नहीं लगाए? क्या हमने जितनी ज़रूरत थी उससे ज़्यादा बिजली जो है वो पैदा नहीं की? क्या हमने दहशतगर्दी का कलाकुमा नहीं किया? क्या आज भी दोनों चीज़ें, बिजली भी और दहशतगर्दी भी जो है उनको जो है वो ख़त्म नहीं किया जा चुका? और बैड गवर्नेंस के बावजूद ये दोनों चीज़ें जो है वो कंट्रोल में हैं। आप मुझे बताएं कि क्या हम अपनी जो शरह नमू है वो 5.8 के ऊपर लेके नहीं गए? तो मामला ये है कि इसके इस तरह से शोर करने, इस तरह से इसके जलसे करने या झूठा बयान करने, और उस वक्त तो खैर इसके पास एक थी ना बात कि जी रिश्वत जी मैं 30 दिन में ख़त्म कर दूंगा, ये जी अपना बैरून मुल्क जो जायदाद पड़ी है 200 अरब डॉलर की, मैं जी 3 दिन में ले आऊँगा, 100 का कर्जा वापस कर दूंगा, 100 जो है वो तरक्की पे लगा दूंगा। अच्छा जी, ये जो मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है 10 अरब की सालाना, 10 अरब डॉलर की, जी मैं पहले महीने जो है वो ख़त्म कर दूंगा। यहाँ पे डॉलरों की बारिश शुरू हो जाएगी, दुनिया जो है यहाँ पे जॉब ढूंढेगी। आप मुझे बताएं कि इनमें से कोई बात ये कर सकता है? ये कह सकता है लोगों को कि मैं महंगाई ख़त्म करूँगा? ये कह सकता है कि मैं पेट्रोल जो है वो मैं सस्ता करूँगा? ये कह सकता है कि मैं जो है इस मुल्क से जो है वो बदअमनी जो है वो ख़त्म करूँगा? कुछ नहीं कह सकता। अब ये वो एक लेटर लेके जो है ये भागा फिरेगा। और मैं ये आपको कह दूँ कि कोई बंदा इसकी बात नहीं सुनेगा। इसका एहतजाज ये एतवार को भी आप देख लीजिएगा, इससे पहले भी आपने देखा है। ये ज़रा प्रोटोकॉल से निकले, वज़ीर-ए-आज़म हाउस से निकले, और उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरह से जो है ये इस तरह के मंसूबों को, जो ये कहता है कि मैं बदअमनी पैदा करूंगा, मैं बड़ा ख़तरनाक हो जाऊंगा, मगर आपको ये बिल्कुल कोई इसकी सारी ख़तरनाकी जो है ना ये ख़त्म हो जाएगी। मतलब आप उनके कॉन्फिडेंस के आगे अपने कॉन्फिडेंस का इजहार कर रहे हैं, बट आपका कॉन्फिडेंस इस बात पर है कि कल ये निकल जाएंगे, फिर आपके वज़ीर आज़म आ जाएंगे। आपको क्यों यकीन है इस बात का? क्योंकि पिछली दफ़ा भी सरप्राइज आप हुए,
अब वो गैर आईनी काम था, अदालत से में 5-6 दिन के बाद आपके हक में फैसला आया, आपको क्यों यकीन है कल आप कर जाएंगे और कोई हिकमत अमली नहीं बनाई होगी? क्योंकि वज़ीर आज़म आसानी से वोट आउट होने के लिए तैयार होंगे आपके ख्याल में इमरान खान साहब, और तारीख में वो ऐसे वज़ीर आज़म बनेंगे जिसको बाकायदा तौर पर असेंबली ने वोट आउट किया था, पाकिस्तान की तारीख के पहले ऐसे वज़ीर आज़म बनेंगे, जो कि ज़्यादा एम्बैरेसिंग है इस्तीफे के मुकाबले में। जब वो कह रहे हैं आखिरी बॉल तक लड़ूंगा, तो कोई तो हिकमत अमली होगी। आप लोग फिर कल सरप्राइज होने के लिए तैयार हैं? देखिए शाहजेब, ये वोट आउट तो हो चुके हैं, अक्सरियत जो है वो इनके ख़िलाफ़ है, अक्सरियत जो है वो 197 वोट जो है उस दिन भी इनके जो है वो ख़िलाफ़ थे। अब अगर वो किसी गैर आइनी तरीके से, गैर कानूनी तरीके से जो है वो अपने आप को इस चीज़ से बचाते हैं, तो ये एक्सपोज तो हो रहे हैं ना। अगर इन्होंने इससे पहले एक गैर आइनी, गैर कानूनी कदम उठाया है, तो अदालत आलिया का फ़ैसला जो है वो, अदालत उज़्मा का फ़ैसला जो है वो सामने आ गया है। अब अगर कल को फिर ये कोई ऐसी कोई गैर आइनी, गैर कानूनी हरकत करता है, तो उससे भी जो है वो इसका चेहरा जो है वो लोगों के सामने एक्सपोज होगा। देखें, आखिर कौम पूरी देख रही है ना कि एक आदमी जो है वो फेयर प्ले की बजाय, वो जमहूरी रवैये की बजाय, वो एक जो आइन और कानून के मुताबिक रास्ता है उसको अपनाने की बजाय वो बिलावजह कह रहा है कि जी मैं जो है वो सरप्राइज़ दूंगा और मैं ये नहीं होने दूंगा, मैं वो नहीं होने दूंगा। ये सारी चीज़ें जो हैं आखिर ये अपना इम्पैक्ट रखती हैं। तो ये सारी चीज़ें जब सामने लोगों के सामने ये एक्सपोज हो रहा है, तो मैं ये आपको बता दूँगा, इलेक्शन जो है चले ठीक है, 90 दिन भी नहीं होते तो चलो, इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि मुझे 7 माह चाहिए सारे इंतजाम करने को, 7 माह बाद हो जाएंगे, 8 माह बाद हो जाएंगे, इससे ज़्यादा दूर तो नहीं हो सकते। ये इलेक्शन ईयर है और हमें भी पता है कि इलेक्शन ईयर में जो है वो कोई हुकूमत भी जो है वो बुनियादी तौर पे मुल्क के मसाइल को जो है वो हल करने की तरफ नहीं जा सकती। तो इलेक्शन तो होना है, 30 दिन में ना होगा, 90 दिन में ना होगा तो 120 दिन में हो जाएगा। और इलेक्शन में इंशाअल्लाह ताला इसको पंजाब से ये पूरी तरह से वाइप आउट होगा। ये आप मुझे ये देख लें कि ये 2013 से ज़्यादा पॉपुलर तो नहीं है ना, 2011 से ज़्यादा पॉपुलर तो नहीं है ना, 2018 से ज़्यादा पॉपुलर तो नहीं है ना। उस वक्त भी पंजाब में हमने इसको हराया है। हमारी सूबाई की सीटें भी ज़्यादा हैं, कौमी की सीटें भी ज़्यादा हैं, और इसके साथ जो दूसरी अमदाद थी ना, खलाई अमदाद, वो अब इसके पास ना हो तो ये टोटल जो 10-15 सीटों तक सिमट जाएगा। ये तो खलाई इमदाद आपके साथ है क्या, जो आपका कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा है? नहीं, हमें तो खलाई इमदाद की ना उस वक्त ज़रूरत थी ना अब ज़रूरत है। अब मामला ये है, देखें, इसको चलाया जा रहा था, इसकी गवर्नमेंट जो है बनवाई गई, उसके बाद चलाई गई, ये उसके बगैर 6 महीने नहीं चल सकता था। ये ऐसे ही अब भाग के अमेरिका को चला गया है। यानी ये चाहता ये है कि मैं बहुत बड़ा लीडर हूँ, तो लिहाजा एक बहुत बड़ी कुव्वत जो है वो मेरे ख़िलाफ़ साजिश कर रही है। हालांकि इसकी जो औकात है, उस औकात के मुताबिक जो है वो किसी गैर मुल्की या बड़ी कुव्वत को इसके ख़िलाफ़ साजिश करने की ज़रूरत नहीं है। इसे चलाया जा रहा था। जब वो हाथ पीछे हट गया है, जब वो कुव्वतें जो है वो उन्होंने एक अपना रोल जो है वो मुतय्यन कर दिया है कि उन्होंने मुल्की मामलात में, सियासत में जो है वो दखल नहीं देना और सियासी जमातें सियासत करें, सियासतदान सियासत करें, तो ये उसी वक्त जो है ये फ़ारग हो गया है। ये उसके बगैर ये 6 माह पहले हो जाता है, ये पहले फारग हो जाता है। 2 साल पहले ये फारग हो जाता है। आप इतना बड़ा सर्टिफिकेट दे रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूँ आप चंद माह बाद भी ये सर्टिफिकेट दे रहे होंगे, जो मुख्तलिफ सर्टिफिकेट आपको दिए जा रहे हैं, क्योंकि कल अचानक लगा अपोजिशन की तरफ से कि उन्हें शक होना शुरू हो गया था कि अदालत की तरफ से ऐसा फैसला ना आ जाए, वैसा फैसला ना आ जाए। क्या वो जो खलाई इमदाद है उसकी कोई इंटरवेंशन आई थी? आप लोगों को भी कोशिश की गई थी कि जी इलेक्शन के लिए मान जाए, बस आगे बढ़े मामला, ऐसा कुछ हुआ था क्या? नहीं, बिल्कुल ऐसी कोशिश तो नहीं हुई, लेकिन ये ज़रूर है कि इन्होंने जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के लोगों को बुला के ये कहा था कि जी आप इसको जो है वो नो कॉन्फिडेंस जो है मोशन उसको वापस करवा दें, तो मैं जो है वो अर्ली इलेक्शन जो है वो करवा देता हूँ। अब देखें ना, ये एक तरफ यानी ये कहाँ लेके जा रहा है बात कि जी वो एक साम्राज्य कुव्वत मेरे ख़िलाफ़ हो गई है तो इसलिए मैं कर रहा हूँ। तो इसने कहा कि जी मैं जो है वो अर्ली इलेक्शन करवा देता हूँ, लेकिन उन्होंने कहा कि ये उसकी तजवीज़ है, गवर्नमेंट की तजवीज़ है। आप अपनी आज़ाद मर्ज़ी से जो है वो हमें बुला के कहा गया है, हमने ये तजवीज़ आप तक पहुंचा दी है, आगे आपकी मर्ज़ी है, हमारा इसमें कोई जो है वो राय नहीं है। आप अगर इसको एक्सेप्ट करें या ना करें ये आपकी मर्ज़ी। हमारे लोगों ने, हमारी जो मुत्तहिदा अपोजिशन की लीडरशिप है, उन्होंने उसके ऊपर गौर किया और उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, ये आदमी जो है अब वोट आउट हो चुका है, अक्सरियत इसके ख़िलाफ़ है, अब इसे इसी रास्ते जो है वो जाना चाहिए। और उसके बाद इलेक्शन जो है, इलेक्शन इसमें कोई शक नहीं है कि ये इलेक्शन ईयर है,
इसी साल में इलेक्शन होना है। इसी साल 90 दिन में ना होगा तो 120 दिन में हो जाएगा। और इलेक्शन राजन साहब कहने इसी साल में इलेक्शन होना है। आज भी वज़ीर आज़म इमरान खान ने अब से कुछ देर पहले कौम से खिताब करते हुए एक बार फिर तहरीक अदम-ए-एतमाद को रूस के दौरे से जोड़ा। मगर हम आपको बता चुके हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने रूस का दौरा 23 फरवरी 2022 को किया था। एक ऐसे वक्त में किया था जब रूस के साथ आलमी ताकतें नाराज़ थीं, जबकि दूसरी तरफ गुज़िश्ता साल के आखिर में ही पीपल्स पार्टी तहरीक अदम-ए-एतमाद के लिए मुतहर्रिक हो गई थी और हुकूमत की मुद्दत खत्म होने से पहले उसे घर भेजने का दावा कर चुकी थी। साथ ही गुज़िश्ता साल दिसंबर को यह खबर आना शुरू हो गई थी कि पीपल्स पार्टी नवाज शरीफ को तहरीक अदम-ए-एतमाद पर कायल करने की कोशिश कर रही है। और फिर 28 नवंबर 2021 को पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह ने पार्लियामेंट में इन हाउस तब्दीली का इशारा दिया और कहा कि तादाद बराबर हो जाएगी। और फिर नून लीग के रहनुमा अयाज सादिक ने 24 दिसंबर 2021 को इन हाउस तब्दीली यानी अदम-ए-एतमाद का इशारा दिया। और 11 जनवरी 2022 को ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हुकूमत एतमाद खो चुकी है, पार्लियामेंट के अंदर तब्दीली लाई जाएगी, जल्द फैसला होगा। और जब यह सवाल हुआ कि अपोजिशन अक्सरियत के बावजूद चेयरमैन सेनेट को क्यों नहीं हटाती, तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने 18 जनवरी 2022 को कहा कि सेनेट में अदम-ए-एतमाद लाने से हुकूमत नहीं गिरेगी, हमें वज़ीर आज़म इमरान खान को भगाना है। और फिर 21 जनवरी 2022 को नून लीग के रहनुमा अयाज सादिक ने कहा कि तहरीक अदम-ए-एतमाद से मुताल्लिक तैयारी है, बस वक्त का फैसला करना है। और फिर 7 फरवरी 2022 को बाकायदा पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान तहरीक अदम-ए-एतमाद के मामले पर बात हुई और शहबाज शरीफ ने कहा कि तहरीक अदम-ए-एतमाद के मामले पर हमारी जमात में दो राय थी, मगर नवाज शरीफ की क़यादत में अब इस मामले पर बहुत हद तक यकसुई है। और फिर पीपल्स पार्टी और नून लीग ने हुकूमती इत्तेहादियों से रब्ता करना शुरू कर दिया। और 8 फरवरी 2022 को शहबाज शरीफ ने हुकूमती इत्तेहादी MQM के सामने तहरीक अदम-ए-एतमाद का ऑप्शन रखा और MQM रहनुमा आमिर खान ने तहरीक अदम-ए-एतमाद का मामला रब्ता कमेटी के सामने रखने का ऐलान कर दिया। उस वक्त तक भी हुकूमत इस मामले को गैर संजीदगी से लेती रही, अपोजिशन को चैलेंज देती रही। और फिर 8 फरवरी को ही हुकूमती इत्तेहादी MQM की एक और हुकूमती इत्तेहादी काफ लीग से मुलाकात हुई और ये सब हुआ वज़ीर आज़म के दौरा रूस से 15 दिन पहले भी। और काफ लीग के सरबराह परवेज लाई ने कहा कि अभी तो सामान इकट्ठा हो रहा है और आमिर खान ने कहा कि कुछ पकेगा तो फैसला करेंगे। इत्तेहादियों ने भी इशारे दिए, मगर इसके बावजूद हुकूमत ने संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया। और फिर 11 फरवरी 2022 को PDM के सरबराह ने अपोजिशन की तमाम जमातों की तरफ से ऐलान किया कि हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम-ए-एतमाद लाएंगे, मगर हुकूमत पुरएतमाद रही और अदम-ए-एतमाद लाने का चैलेंज देती रही और दावा करती रही कि अपोजिशन को शिकस्त हो जाएगी। 14 फरवरी 2022 को शामिल मुफ्त कुरैशी ने कहा कि हम तहरीक अदम-ए-एतमाद का सियासी अंदाज में मुकाबला करेंगे और शिकस्त देंगे, अंपायर भी न्यूट्रल है। और फिर 22 फरवरी 2022 को वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि अपोजिशन 172 लोग लेकर तो आए, ये लोग हर सूरत में फंसेंगे और इमरान खान सुरखरू होंगे। और फिर 23 फरवरी यानी वो दिन जब वज़ीर आज़म रूस के दौरे पर गए थे, उसी दिन वज़ीर दिफा परवेज खटक पुरएतमाद नजर आए और कहा कि हम मुकाबले के लिए तैयार हैं, कोई अदम-ए-एतमाद नहीं ला सकता। PTI के अरकान कौमी असेंबली को तोड़ना आसान काम नहीं है। यानी जिस दिन वज़ीर आज़म का रूस का दौरा था उस दिन भी हुकूमत पुरएतमाद थी, इत्तेहादी और अपने अरकान पर तवज्जो नहीं दे रही थी। और फिर 8 मार्च को अदम-ए-एतमाद आ गई तो वज़ीर आज़म ने कहा कि मैं तो दुआ कर रहा था कि एक दफ़ा ये अदम-ए-एतमाद ले आएँ। और अब मामला जब हाथ से निकलता नजर आ रहा है तो हुकूमत उसी रूसी दौरे को जवाब बनाकर इस मामले को आलमी साजिश करार दे रही है, जबकि हमने आपके सामने रखा कि तहरीक अदम-ए-एतमाद का मामला रूसी दौरे से काफ़ी पहले का है, गुज़िश्ता बरस का है। और हुकूमत खुद अपोजिशन को अदम-ए-एतमाद लाने का चैलेंज कर रही थी और फिर वज़ीर आज़म कह रहे थे कि मेरी तो दुआ कबूल हो गई है। और ये सारा का सारा मामला है। वज़ीर आज़म ने भारत के हवाले से भी बात की, उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे और एक और अहम मामला है वो भी आपके सामने रखेंगे एक ब्रेक के बाद। वज़ीर आज़म ने कुछ देर पहले तकरीर की है, ऐलान किया है कि इतवार से अवाम निकलें, वो भी एहतजाज करेंगे। तारीफ़ की कि भारत एक खुददार कौम है, मगर हमें इस तरीके से बात की गई हमारे साथ। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये जो अदालत है उसको मरासला देखना चाहिए था, क्योंकि उसी के तहत आर्टिकल 5 के तहत फैसला दिया था डिप्टी स्पीकर ने, कैसे उसके बगैर फैसला दे दिया। हमारे साथ चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब मौजूद हैं। बिलावल साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। वज़ीर आज़म ने बाकायदे तौर पर कहा कि इतवार से अवाम भी निकलें, वो चैन से आपको नहीं बैठने देंगे। साथ में उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया उस पर अफसोस है, क्योंकि उन्होंने मरासला देखा तक नहीं कि अमरीकी साजिश है इस सारे के सारे अदम-ए-एतमाद के पीछे। अच्छा, वज़ीर आज़म साहब तो 3 साल से हुकूमत में हैं और किसी पाकिस्तानी को आराम से नहीं बैठने दिया, उनका जीना हराम कर दिया, मुआशी बहरान पैदा करके महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी तारीखी सतह पर पहुंचा के, मगर सियासत करना साबिक वज़ीर आज़म का हक रहेगा। और जब वो वज़ीर आज़म नहीं है और कायदे इख्तिलाफ बनता है तो अपना पैगाम, अपना मौक़िफ़, अपना बयानिया अवाम के सामने रखने कोई उससे नहीं रोकेगा। जैसे उसने सियासी मुखालिफिन को सेंसर किया, उनका टीवी इंटरव्यूज को रोका और अपना मौक़िफ़ सामने नहीं ले आने दिया। हम
कोई गैर जमहूरी कदम नहीं अपनाएंगे। हम जमहूरियत में यकीन रखते हैं और इंशाअल्लाह ताला हमने पार्लियामान में इसको शिकस्त दिलवाया, हमने अदालत में इसको शिकस्त दिलवाया। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बाद जब हम अवाम के पास जाएंगे इंतखाबात के लिए तो अवाम की अदालत में भी इस शख्स को शिकस्त दिलवाएंगे। बिलावल साहब, जब अब अगले इलेक्शन में जाएंगे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बाद, तो वज़ीर आज़म ने तो वाज़ेह कर दिया कि उनकी जो अगले इलेक्शन की पिच है और कैंपेन है वो इस बात पर है कि एक बैरूनी ताकत ने हमारी हुकूमत गिरा दी है और ये लोग इस्तेमाल हुए हैं। तो आप लोग जब हुकूमत में आएंगे और रिफॉर्म्स करेंगे, ये जो खत का मामला है इसको कैसे हल करेंगे? तो जहाँ तक वज़ीर आज़म साहब की बात है, वो 3 साल के लिए इस कौम से झूठ बोला है और जाते जाते भी आइन शिकनी करते हुए एक झूठ सामने लेकर आए हैं। सच ये है कि ये पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में जमहूरी हथियार इस्तेमाल करते हुए, अदम एतमाद ही इस्तेमाल करते हुए एक गैर जमहूरी शख्स को, वज़ीर आज़म सही मगर गैर जमहूरी शख्स को जमहूरी तरीके से हटाया जा रहा है। और वज़ीर आज़म को ये खूब पता है कि जब वो किसी साजिश के नतीजे से नहीं हट रहा है, जबकि वो किसी अंपायर की वजह से नहीं हट रहा है और वो जमहूरी तरीके से हट रहा है, तो वो सियासी शहीद नहीं बन सकता है। और उनका भरपूर कोशिश है कि उंगली कटा के वो किसी न किसी तरीके से अपने आप को शहीद साबित करे। मगर पाकिस्तान के अवाम इनके जो शोशे हैं, इनके जो कोशिशें हैं, ये 3 साल में सारे पहचान चुके हैं। और हम पाकिस्तान के अवाम पे भरोसा रखते हैं कि वो सच और झूठ के दरमियान फर्क जानते हैं। साहब, आपने और दायरे दीगर अपोजिशन रहनुमाओं ने भी अस्करी क़यादत से मुतालबा किया था कि वो इस पर अपना मौक़िफ़ दें। अब ज़राए के तहत तो आया, मेरी आपसे पिछले इंटरव्यू में भी बात हुई थी, मगर नहीं पता चला। तो आप लोग हुकूमत में आके इस मामले को कम से कम क्लियर करेंगे? अगर हुकूमत आती है, आपका शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बनते हैं कि इसको देखो, हम समझते हैं कि इसके पीछे कोई सच नहीं है और ये इमरान का नाकाम कोशिश है एक मेमो गेट 2 खड़ा करने का और जमहूरी ताकतों के खिलाफ, जमहूरी पार्टियों के खिलाफ एक बयाना खड़ा करने का। मगर अगर कोई हकीकत है, कोई बाहर की दुनिया में कुछ भी पाकिस्तान की अगर इस साजिश के हिस्सा में नहीं मगर पाकिस्तान के अफेयर्स में मुदाखलत करने की कोशिश कर रहे, तो उसका ना सिर्फ मजम्मत करेंगे, हम उसको रोकेंगे भी। और ये तो जी मुकम्मल कीजिएगा। ये तो हर पाकिस्तानी चाहेगा कि अगर कोई बैरूनी कुव्वत का मुदाखलत हो वो सच सामने आए। मगर खान साहब ने आज तक वो सच कौम के सामने नहीं लेकर आया। ना अदालत में उसने, वो कहता है कि अदालत में खत नहीं देखा, उसने पेश किया अदालत में खत नहीं। हमारा मुतालबा था कि अदालत में खत पेश करो, हमारा मुतालबा था कि उस मीटिंग का मिनट अदालत में पेश करो, बड़े इन कैमरा पेश करो, वहां भी नहीं लेकर आए। कहता था कि वो कल नेशनल असेंबली में लेकर आएगा, कल नेशनल असेंबली भी नहीं लेकर आ रहा है। क्यों नहीं लेकर आ रहा है? कि सच ये है उस खत में जिस तरीके से ये पेश कर रहे हैं वो सच उस खत में नहीं है। अच्छा, मगर जो कल का इजलास है, अब जो पिछला इजलास हुआ, आप लोग नहीं तवक्को कर रहे थे कि जो सरप्राइज था इमरान खान साहब का वो इस तरीके से आएगा। ज़ाहिर फिर 5 दिन लगे आपको अदालत से ये फैसला लेने में कि वो आइन के बरखिलाफ था वो फैसला। तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कल स्मूथली हो जाएगा सब? क्योंकि खबरें आ रही है लंबी लंबी तकरीरें होंगी, ये आसानी से हो जाएगा? लंबी तकरीरें हम खुद भी कर सकते हैं और सुन सकते हैं, मगर मसला ये है कि बिल्कुल उन्होंने पिछले सेशन में भागा, मगर भागते भागते मुकाबला से भागते भागते उन्होंने आइन शिकनी कर ली। और अब आइन शिकनी का उनको जो केस है, जो मसले हैं, उनको बर्दाश्त भी करना पड़ेंगे। अगर उनका ये ख्याल है कि वो कल का सेशन अदालत के ऑर्डर के बरक्स चलाना चाहते हैं, अदालत का हुक्म का खिलाफ वर्जी करते हुए चलाना चाहते हैं, तो उनको फिर ना सिर्फ ये आइन शिकनी का इल्जाम को बर्दाश्त करना पड़ेगा मगर तौहीने अदालत का इल्जाम भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। और आपको मालूम है कि तौहीने अदालत में जब कोई सजा याफ्ता हो जाता है तो कम से कम 5 साल के लिए वो इलेक्शन ही नहीं लड़ सकते हैं। तो जो भी इनको ये गैर जमहूरी, गैर सियासी तजवीज़ दे रहे हैं, पहले जो जिन्होंने आइन शिकनी की तजवीज़ दी और अब जो तौहीने अदालत के तजवीज़ दे रहे हैं, वो गलत मशवरा खान साहब को दे रहे हैं। सब, और आपके पास नंबर्स बिल्कुल पूरे हैं, गिन लिए हैं? क्योंकि ऐसा ना हो कि आपके कल नंबर्स ही कम पड़ जाएं, हुकूमत का कहीं ना कहीं कोई कॉन्फिडेंस हो इस बात पर। हमारे नंबर्स पूरे हैं, ना सिर्फ अपोजिशन के अपने नंबर्स मगर हमारे इत्तेहादियों समेत पूरे हैं। हमने पिछले सेशन में दिखा दिया है। अब ये इंशाल्लाह ताला कल पूरा कौम के सामने जिस
जमात के साथ जो मुत्तहिद ऑपोजिशन का जो अक्सरियत है वो एक बार फिर साबित होगा। साहब, और जो आप अगले इलेक्शन तक, क्योंकि तासुर ये आ रहा है कि इसी साल आप सारे इलेक्शन चाहते हैं, आप लोग इकट्ठे रह पाएंगे? एक हुकूमत होगी जिसमें ज़ाहिर है कौन किसको क्या वजारत मिलेगी, ये सारे मामला कैसे तय करेंगे अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं तय किए हैं? किसको क्या वजारत मिलेगा मैं इतना तो दिलचस्पी है ही नहीं। हमारा मकसद इस पूरा सिलसिला के पीछे ये था, और इस पे हम पहले दिन से वाज़ेह हैं कि जो 2018 में हुआ वो सिलेक्शन था, और हम चाह ये रहे थे कि आने वाले इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड हो, धांधली ना हो, और ये मुमकिन था कि खान साहब खुद बाय कंसेंसस इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करवाते और हम ये मसले खुद हल करते, मगर खान साहब ने अपना अना की वजह से एक तरफा इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करवाया, जिसमें उसने इलेक्शन कमीशन का पर काटे, जिसमें उसने EVMs के नाम पे RTS प्लस का बंदोबस्त की। इन्होंने ना सिर्फ हमसे मुशावरत नहीं किया मगर उनके इत्तेहादियों से भी मुशावरत नहीं किया। और जब हमें नजर आ रहा था कि खान साहब को कोई दिलचस्पी नहीं था कि वो साफ शफाफ इलेक्शंस चाहते थे, वो धांधली एक बार फिर करना चाह रहे थे, तो फिर बहुत ही जरूरी पड़ा कि हम ना सिर्फ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करवाने के लिए मगर कौम को बचाने के लिए, मुल्क को बचाने के लिए इस गैर जमहूरी शख्स को हटा दे, अपने लिए इक़्तिदार हासिल करने के लिए नहीं मगर मुल्क के मफाद के लिए, अवाम के मफाद के लिए ये कदम उठाना बहुत जरूरी था। और बिलावल साहब, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने कहा अक्टूबर तक अब इलेक्शन करा सकते हैं, यानी कि अगर हम जो केयर टेकर सेटअप है उसके 2 महीने मिलाएं तो क्या अगस्त तक आप लोग हुकूमत करने का इरादा रखते हैं? मेरा तो इरादा काफी क्लियर है। मैं तो चाहूंगा, और मेरा ख्याल में सारी मुत्तहिदा ऑपोजिशन में जमातें उस पर मुत्तफिक है कि जैसे ही हम अपना इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का सिलसिला मुकम्मल करें तो फिर हम नया और साफ और शफाफ इलेक्शंस की तरफ बढ़े। इसलिए जो भी मसाइल पाकिस्तान में उसका हल जमहूरियत में है, उसके हल उनके पास होगा जो अवामी मैंडेट साथ लेके हुकूमत बनाएंगे। शॉर्ट टर्म रिफॉर्म्स जो हम अभी कर सकते हैं वो हम जरूर करें, मगर लॉन्ग टर्म मुश्किल फैसले लेने के लिए अवाम के पास जाना जरूरी होगा। और मेरा ख्याल ये है कि हम जितना जल्दी जा सकते उतना ही बेहतर। ऑब्वियसली जो भी इलेक्शन कमीशन के एतराज़ात हैं हम उनको भी जल्द से जल्द एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। वैसे तो नून लीग कह रही है इसी साल इलेक्शन होगा, आप भी इसी साल इलेक्शन देख रहे हैं? मुझे भी यही लग रहा है कि जितना जल्दी हम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करें उतना जल्दी इलेक्शंस होंगे, और बिल्कुल मुमकिन है कि इसी साल में हम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स भी करें और इलेक्शंस की तरफ भी बढ़े। बहुत शुक्रिया। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का मौक़िफ़ आपने सुना वज़ीर इमरान खान की तकरीर पर। तकरीर में एक और अहम बात वज़ीर आज़म की तरफ से की गई, क्या वो दुरुस्त है या नहीं है, वो भी आपके सामने रखेंगे एक ब्रेक के बाद। वज़ीर आज़म मुसलसल अमरीका मुखालिफ बयानियाँ बना रहे हैं मगर सबूत कोई नहीं दे रहे हैं। अदालत से भी गिला कर रहे हैं कि वो ख़त क्यों नहीं देखा, हालांकि कल खुद अटॉर्नी जनरल ने बाकायदा तौर पर इसके दिफा से इनकार कर दिया जो कि आर्टिकल 5 के तहत रूलिंग थी। पाकिस्तान के अमेरिका के साथ ताल्लुकात अहम हैं, पाकिस्तान के यूरोपीय यूनियन के साथ ताल्लुकात अहम हैं, मगर वज़ीर आज़म मुसलसल बयानियाँ बना रहे हैं जिससे ताल्लुकात मुतासिर हो सकते हैं, यूरोपीय यूनियन के हवाले से हो या अमेरिका के हवाले से हो। वज़ीर आज़म खुद ये बात बार बार बता चुके हैं। जब वज़ीर आज़म अमेरिका गए और सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की तो उन्होंने खुद ने बताया कि तारीखी तौर पर कितने अहम ये ताल्लुकात हैं और कितनी अहम ये अलायंस रही है। The United States is vital for Pakistan. We have links which have gone back since Pakistan became independent. We've been fighting wars together. First, Soviet invasion of Afghanistan, Pakistan was a frontline state allied to the US, and then again the war on terror, which was after 9/11. और जब तहरीक लब्बैक सड़कों पर आई, उन्होंने फ्रांसीसी सफ़ीर को निकालने का मुतालबा किया तो उस वक्त वज़ीर आज़म ने बताया कि फ़्रांस के साथ ताल्लुकात कितने अहम हैं, यूरोपीय यूनियन के साथ ताल्लुकात कितने अहम हैं, हमारी मईशत को कितना नुकसान हो जाएगा। इसका पहले तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना लगा फ्रांस को, लेकिन मैं आपको ये बताऊं पाकिस्तान को क्या फ़र्क पड़ेगा। जब हम फ्रांस के एम्बेसडर को वापस भेज के ताल्लुकात तोड़ेंगे उनसे, इसका मतलब कि यूरोपियन यूनियन से हम ताल्लुकात तोड़ेंगे। इसका मतलब क्या कि जो हमारी आधी टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स हैं वो यूरोपियन यूनियन में जाती हैं, तो इसका मतलब आधी हमारी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स वहीं ख़त्म हो गई। इसका मतलब बेरोज़गारी, फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी। और उसके आगे क्योंकि आधी हमारी मेन एक्सपोर्ट टेक्सटाइल है, जब टेक्सटाइल आधी रह जाएगी एक्सपोर्ट, हमारे रुपए के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, रुपया गिरेगा, महंगाई बढ़ेगी, गुर्बत बढ़ेगी।
तो नुकसान हमें होगा, फ्रांस को कोई नुकसान नहीं होने लगा। सबके बावजूद वज़ीर-ए-आज़म एक बयानिया बना रहे हैं जिसका कोई सबूत नहीं है, जिसके अस्करी ज़राए बाकायदा तौर पर एक तरदीद कर रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है कि अदम एतमाद के पीछे कोई अमरीकी साजिश है। साथ ही वज़ीर-ए-आज़म बार बार भारत की तारीफ़ कर रहे हैं कि वो बहुत खुददार कौम है, उन्हें हिम्मत नहीं है कि अमेरिका या कोई और मगरबी मुल्क उनको इस हवाले से धमकी दे। आज भी उन्होंने इस हवाले से जिक्र किया कि भारत तो रूस के साथ तिजारत कर रहा है, सस्ते रूसी तेल की ख़रीदारी भी कर रहा है, मगर ऐसा नहीं है कि भारत को दो टोक पैगाम अमेरिका की तरफ से नहीं दिया गया है। अमेरिका ने दो टोक अंदाज में ही वाज़ेह किया भारत को भी कि ऐसा करने के नताइज होंगे, और ये बात अमेरिका के डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ने भारत के अंदर बैठकर भारत के दौरे में की और भारत को खबरदार कर दिया था। उस वक्त अमेरिका ने भारत पर दबाव बढ़ाया और वाज़ेह किया कि रूस के खिलाफ उसकी पाबंदियों की खिलाफ वर्जी की गई तो भारत के लिए इसके नताइज होंगे। यूक्रेन के तनाज़े के बाद रूसी वज़ीर ख़ारजा ने भारत का दो रोज़ा दौरा किया था और उनकी आमद से पहले ही अमेरिका के डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र दलीप सिंह ने भारत को खबरदार किया था और बयान जारी किया था कि भारत समेत कोई भी मुल्क अगर रूस के सेंट्रल बैंक के साथ मकामी करेंसी के जरिए ट्रांजैक्शन करता है या रकम की अदायगी का ऐसा कोई निज़ाम बनाता है जिससे रूस पर अमेरिका की पाबंदियों की खिलाफ वर्जी हो या उन्हें नज़रअंदाज किया जाए तो इसके नताइज होंगे। रोजनामा द हिंदू में सुहासनी हैदर की खबर शाया हुई थी और इस खबर के मुताबिक अमरीकी डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर दलीप सिंह ने अवामी सतह पर यह बयान जारी किया कि रूस चीन का जूनियर पार्टनर है, इसलिए भारत रूस से यह तवक्को ना रखे कि वो भारत की उस वक्त मदद के लिए आएगा जब लाइन ऑफ कंट्रोल पर पहले से ज्यादा दरअंदाजी होगी। वो मुल्क जो फाल तरीके से हमारी रूस पर पाबंदियों को नजरअंदाज करने की कोशिश करें तो उसके नताइज होंगे। ये वाज़ेह पैगाम दिया गया था। अगर भारत उसके बावजूद रूस के साथ तिजारत करता है तो सवाल उठता है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान फिर सिर्फ बयानात क्यों दे रहे हैं कि हमने मुल्क की खुद मुख्तारी के लिए अपनी खारजा पॉलिसी आज़ाद कर दी है। पाकिस्तान ने अब तक कौन सी तिजारत रूस के साथ की है? क्या सस्ता तेल हमने खरीद लिया है? क्या रूस के साथ पाइपलाइन का मंसूबा जो नून लीग के दौर में बाकायदा तौर पर MOU साइन हुआ था उस पर अभी तक काम भी शुरू कर दिया है? ऐसा नहीं किया गया है। मगर जो केबल का वज़ीर-ए-आज़म जिक्र कर रहे हैं कि सीक्रेट कोड होता है वो पब्लिक हो जाएगा, वरना मैं आवाम के सामने रख देता। साबिक वज़ीर ख़ारजा हिना रब्बानी खर साहिबा हमारे साथ मौजूद। खर साहिबा बहुत शुक्रिया। खर साहिबा ऐसा होता है कि कोई सीक्रेट कोड होता है जो क्या बदल नहीं सकता और वो पब्लिक हो गया तो सारी हमारी कम्युनिकेशन कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी, जो वज़ीर-ए-आज़म जिसका जिक्र कर रहे हैं? जी देखें, पहले तो बहुत एक ताज्जुब भी नहीं कहना चाहिए बट एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि उनका अपना बयानिया, उनके अपने अल्फाज जो निकले हों इस केबल के बारे में। पहले हमें बताया गया कि वो एक लेटर है किसी फॉरेन पावर से, फिर हमें बताया गया नहीं वो लेटर है हमारे सफीर से। हम बार बार ये कहते रहे ये एक केबल है जो कि डिप्लोमेटिक केबल में हार्श लैंग्वेज इस्तेमाल करना, बिकॉज देखें डिप्लोमेट्स एट द एंड ऑफ द डे बहुत सारी बातें बहुत हार्श बहुत अनडिप्लोमेटिक लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं इन प्राइवेट टॉक्स, क्योंकि हमें पता होता है कि किसी भी मुल्क का वजीर आजम, किसी भी मुल्क का फॉरेन मिनिस्टर, किसी भी मुल्क का एम्बेसडर इस तरह के राज सीने में रखने के काबिल होते हैं। उनको अपनी स्टेटस का डिकोरम मेंटेन करना आता है, उनको अपनी पोजीशन की जो जरूरियात होती हैं उनकी इज्जत करना आता है। ये जो इस चीज पर वाहवेला मचा जा रहा है पाकिस्तान में, डिप्लोमेटिक केबल्स आर वेरी नॉर्मल और डिप्लोमेटिक केबल्स आपके दिन में हर एम्बेसी से कोई आपको कभी कभी 2-2 दिन में आते हैं, कभी हर एम्बेसी से आपको आता है, कभी हफ्ते में 3 दफा, कभी 4 दफा। और उसमें जो ये बात की जा रही है कि लैंग्वेज हार्श थी, और डिप्लोमेटिक केबल्स कई ऐसे भी होते हैं जिसमें इससे बहुत बड़ी चीजें कही गई होती हैं जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान सब पूरी दुनिया को वावेला मचा रहे हैं जिसके ऊपर। लेकिन क्योंकि आपने डिप्लोमेटिक कॉन्डक्ट करना होता है अपनी रिलेशंस उन मुल्कों के साथ, इसलिए आप उनको उनका डिमार्श कर देते हैं, उसका रिएक्शन शो कर देते हैं, प्राइवेट रूम में शो कर देते हैं, और जब कमरे से बाहर निकलते हैं तो आप वो लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं जिससे पाकिस्तान के लिए रास्ते खुलें बजाय इसके कि रास्ते बंद हों। सो दिस इज रिमार्केबली, मैं इसको इनकॉम्पिटेंस भी नहीं कहूंगी, मैं इसको डिल्यूजनल थिंकिंग भी नहीं कहूंगी। इसमें 2 चीजें हो सकती हैं, या तो ये हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर साहब और उनके साथ जो लोग हैं वो एक्सेप्शनली इनएक्सपीरियंस्ड हैं इन चीजों में और उनको इनका वेट नहीं पता, इनकी डिकोरम नहीं पता, इनका तरीका नहीं पता। या दूसरा चीज ये हो सकती है कि वो जानते बूझते हुए, जो कि मुझे लगता है ज्यादा पॉसिबिलिटी है, एक्चुअली दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, जानते बूझते हुए वो टू फूल ऑल पीपल फॉर ऑल टाइम्स गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं इस पूरे मुल्क को, और ये कहना कि जी इस वक्त इमरान खान का बचना पाकिस्तान के बचने से ज्यादा इनको इम्पोर्टेंट लग रहा है। एंड डिस्ट्रेस इतना होता है इस चीजों को सुन के, क्योंकि आज के बाद देखें शायद, प्लीज अलाउ मी द टाइम टू से दिस, 2 चीजें इस पूरे तमाशे से निकलेंगी। एक, मैं कहते हैं ना आप खून के आंसू रोते हैं,
अपने डिप्लोमेट्स के लिए जो पूरी दुनिया में बैठे पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ करें, पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक इंटरेस्ट का। और आज के बाद उन डिप्लोमेट्स के साथ कोई बात करने से पहले 100 दफ़ा सोचेगा कि इनके मुल्क में तो प्राइम मिनिस्टर ये बातें लेके उसके ऊपर पूरा एक पॉलिटिकल केओस खड़ा कर सकते हैं, इंटरनेशनल न्यूज़ बन सकती है। हम क्या इनके डिप्लोमेट्स के साथ हर किस्म की बात करेंगे ना करें? आपके डिप्लोमेट्स की कॉन्डक्ट करना कॉम्प्रोमाइज हो गया है फॉर ईयर्स टू कम। द फॉरेन ऑफिस ऑफ पाकिस्तान हैज बीन कॉम्प्रोमाइज। एक इसका ये असर हुआ है। दूसरा इसका असर ये, सो आपके डिप्लोमेट्स के ऊपर एक असर पड़ा है, उनके प्रोफेशनलिज्म पे असर पड़ा है। और आप अगर एक डिप्लोमेट हो और आप ये समझें कि मैंने एक प्रोफेशनल केबल भेजी अपने वजीर खारजा को और वो इस्तेमाल हुई इन अ पॉलिटिकल प्लॉट, तो इमेजिन व्हाट दैट एम्बेसडर मस्ट बी फीलिंग राइट नाउ। दूसरा इसका यह असर होता है कि जो पूरी दुनिया आपके साथ जिस तरह आपके साथ इंगेज करेगी एट द डिप्लोमेटिक लेवल, जब वो कोई रीजन की बात होगी, जब कोई ऐसी बात होगी जो जरा सेंसिटिव होगी, तो वो जरूर ये सोचेंगे कि क्या पाकिस्तान के डिप्लोमेट के साथ या पाकिस्तान के वजीर खारजा के साथ ये सेंसिटिव बात करनी चाहिए कि नहीं, क्योंकि इनके मुल्क में एक रुझान है कि वो इसको एक पॉलिटिकल प्लॉट की तरह इस्तेमाल करेंगे। सो दिस इज एक्सेप्शनली डिस्ट्रेसफुल। और दूसरी सदैव ये बात की थी ड्रोन स्ट्राइक पे मैं सिर्फ खड़ा हुआ, भाई हमने यूएन का स्पेशल एनवॉय कॉल्ड बेन एमरसन, मुझे आज 7 साल के बाद अभी तक उनका नाम याद है, बल्कि 8 साल के बाद, उनको हमने यूएन के सेक्रेटरी जनरल को खतूत लिख के कहा कि आप उनको यहाँ भेजें क्योंकि एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग यहाँ पे अमेरिका के ड्रोन स्ट्राइक से थ्रू हो रही है। वो यहाँ पे आए, उन्होंने एक पूरी रिपोर्ट लिखी जिसमें उन्होंने हमारा जो पूरा हमारा नैरेटिव था उसको सपोर्ट किया। ये होता है काम जो आप बिहाइंड क्लोज डोर्स रखते हैं, जो आप चेस्ट थम्पिंग नहीं करते, क्योंकि आपने हर्ष किया होता है मुल्क को प्रोटेक्ट करने का, ना कि अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का, ना कि अपनी सियासत को प्रोटेक्ट करने का। सो इट डिस्ट्रेसेस मी, क्योंकि हम सारे जो इन ऑफ एंड ऑन इन पोजिशंस पे रह चुके हैं, जब आप इस तरह की चीजों को देखते हैं तो आपको पता होता है कि आपको इससे कितना ज्यादा पता है, जो कितना ज्यादा है, जो आपने ओथ लिया है, इसलिए आप ना कभी डिस्कस करेंगे, ना कभी आप इसके ऊपर में किताब लिखेंगे, ना कभी आप इसके ऊपर ट्वीट करेंगे, और ना ही कभी आप उसको जल्द से जुलूसों में लेके जाएंगे। वी कैन नॉट और कहना कि ये पाकिस्तान के इंटरेस्ट में हो रहा है। आपने पाकिस्तान के एक्सचेंज रेट ने दिखा दिया कि पाकिस्तान के इंटरेस्ट में क्या है, जब पता चला कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इस वक्त जो हो रहा है वो एक डेमोक्रेटिक तरीके से हो रहा है। बहुत शुक्रिया रबानी खर साहब हमारे साथ मौजूद थी। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।